नमस्कार दोस्तों, पुष्पोम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमा दुबे आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में जैसे कि आप लोगों ने वर्णमाला देख लिया था। अब वर्णमाला के बाद हम लोग व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भाषा को हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और उच्चारण करना यदि सीखना चाहते हैं तो उस भाषा के व्याकरण का गहन अध्ययन करना ज़रूरी होता है। और इसी दृष्टि से हम हिंदी भाषा के व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आप देख रहे थे कि वर्णमाला आपको पढ़ाई जा चुकी थी और व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की जो कक्षा है वो बहुत ही रोचक होने वाली है और विभिन्न विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी भी होने वाली है, क्योंकि ये जो कक्षा है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण हमारे जो ऑल स्टेट के यानी कि जो सभी राज्यों के यूपी टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम हो गए, ऐसे ही अन्य राज्यों के भी हिंदी विषय से जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, नेट जेआरएफ है, और जो बीए और एमए कर रहे हैं जो छात्र छात्राएं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें भी हिंदी ग्रामर पूछता है, हिंदी व्याकरण पूछता है, जैसे यूपीपी हो गया, SSC हो गया और लेखपाल वगैरह की परीक्षाएं हो गई, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इन सभी परीक्षाओं में व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। और यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इन परीक्षाओं में भी पूरे 30 नंबर के प्रश्न पूछते हैं और 30 नंबर के प्रश्नों में ज़्यादातर हिंदी व्याकरण के प्रश्न होते हैं, जो हिंदी विषय वाला पोर्शन होता है। तो आज हम उसी उद्देश्य से कि हम किसी भी परीक्षा में जाएं तो कम से कम हमारे हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न पूछे उन प्रश्नों को हम गलत ना करके आएँ, वो हमारे प्रश्न गलत ना हो जाएं। इसके लिए से हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन करेंगे इसका। आप वर्णमाला पढ़ चुके थे, हम आज शब्द विचार देखेंगे। शब्द विचार क्या होता है, यानी कि हिंदी व्याकरण में एक शब्द विचार भी आता है। शब्द विचार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे जो शब्द होता है ना, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये शब्द बनते कैसे हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो उच्चरित होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, यानी वर्ण क्या है? ये वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है ना, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों से हम अक्षर बनाते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से अक्षर बनता है, जैसे हम एक वर्णमाला जब हमने पढ़ा तो वर्णमाला में क्या देखा? वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वरों में, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए स्वर वर्ण क्या होते हैं? हमारे स्वर वर्ण जो होते हैं वह स्वतंत्र वर्ण होते हैं। वहीं व्यंजन जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण होते हैं जिनको का उच्चारण करने के लिए, जिस ध्वनि का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की, जिसमें जैसे स्वर ध्वनि की हमें सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण है। यानी कि जैसे आपने अ कहा, जब आप बोलते हैं अ, तो आपने इसमें किसी की सहायता नहीं ली, ये आपके कंठ से अनायास ही फूट पड़ा अ। लेकिन जब आप कहते हैं क, तो जब आप क उच्चारण करते हैं तो क कहने से क्या होता है? अ का भी उच्चारण साथ में प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम क कह रहे हैं और क के साथ अ का भी उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि जब इस क को हम स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो स्वतंत्र रूप में जब क लिखेंगे तो ये क ऐसे लिखेंगे, यानी नीचे हलंत लग जाएगा। और नीचे हलंत का मतलब क्या हुआ कि ये क पूर्ण नहीं है, ये व्यंजन क्या है? ये व्यंजन अपने स्वतंत्र रूप में आधा है, यानी कि ये एक वर्ण के रूप में है। और जब इसमें हम
अ जोड़ देते हैं, अ स्वर जोड़ देते हैं, तो ये पूरा हो जाता है। क्या बन जाता है? ये पूरा क बन जाता है और इसका उच्चारण अच्छे से होने लगता है। जैसे ये क बनाना, तो ऐसे ही सारे जो वर्णमाला के जितने भी व्यंजन हैं सब इसी प्रकार से बनते हैं। जितने भी 5 वर्ग हैं उन पांचों वर्गों में इस अ स्वर का की हम सहायता लेते हैं और उसके माध्यम से ही हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। ये जो एक वर्ण बनाना, ये क्या है? ये एक अक्षर है। ये क्या है? ये एक अक्षर है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर जिसका क्षरण ना हो, यानी कि जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षरण न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। ये जो ध्वनियाँ होती है ना, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियाँ इस ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि गूंजने लगती है और वह स्वतंत्र रूप से उस ब्रह्मांड में सदैव के लिए विद्यमान हो जाती है और ये कभी नष्ट नहीं होती हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अक्षर, यानी कि जिसका क्षरण नहीं होता है उसको हम अक्षर कहते हैं। आपने देखा ये अक्षर वर्ण क्या है और वर्ण के योग से कैसे अक्षर बनते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? हमें आज शब्द विचार पढ़ना है और शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं कि इन शब्दों पे विचार किया जाएगा कि यानी कि शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों का स्वरूप कैसे बनता है, कैसे उनकी संरचना होती है, उनका निर्माण कैसे होता है। तो हमने अभी तक परिभाषा जानी है शब्दों की, जो पढ़ी है उस परिभाषा में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि शब्द यानी कि दो या दो अक्षरों के मेल से, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ये हो गई हमारी शब्द की परिभाषा। ठीक है। ये तो आपने जाना कि दो अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे अब शब्द कैसे बनेंगे, हमें ये देखना होगा कि दो अक्षरों के सार्थक मेल, यहाँ पे एक छूट गया है, सार्थक मेल, यानी कि हम क्या कहेंगे? सार्थक मेल से, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, दो अक्षरों के सार्थक मेल से, आप लोग अपने नोटबुक में ठीक कर लीजिएगा, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यानी कि उनका जब सार्थक मिलन होता है तब वह शब्द बनते हैं। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कि म ऐसे लिखा हमने, एक अक्षर ले लिया, क ले लिया, फिर ल ले लिया। अब इन तीनों अक्षरों को हमने जोड़ दिया, हम एक शब्द बनता है। क्या बनता है शब्द? मकल। शब्द क्या बना? मकल। अब इस मकल का आप लोग क्या अर्थ बता सकते हैं? कोई कुछ भी इसका अर्थ निकलता हो तो आप हमें बताएं। कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ये निरर्थक है। इसका जो मेल हुआ ना, ये सार्थक ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? ये निरर्थक हो गया। और वहीं जब हम ऐसे इन अक्षरों को मिला देते हैं, पहले क लिख दिए, फिर म लिख दिए, फिर ल लिख दिए, तो शब्द क्या बनता है? शब्द बना है, एक नवीन शब्द बनता है कमल। क्या आप बताएंगे कि कमल निरर्थक है या सार्थक? तो हम देखते हैं कि कमल सार्थक शब्द है, क्योंकि कमल कहते ही हमें एक पुष्प का भान होने लगता है, एक प्रकार के पुष्प का भान होने लगता है, उसे हम कमल कहते हैं। कमल के नाम से एक पुष्प हमारे समाज में, हमारे इस ब्रह्मांड में विख्यात है, इसलिए इसे हम क्या कहें? ये जो योग हुआ ना, सार्थक योग हो गया। यानी कि अक्षर मिलाना भी एक कला है, एक आर्ट है, और वो आर्ट में ठीक से आना चाहिए। हम किसी भी अक्षर को उल्टा पुल्टा करके कोई नवीन शब्द नहीं बना सकते। शब्द तो बनेंगे, लेकिन वो शब्द क्या होंगे? उनका कोई अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक से हो जाएंगे। जैसे ये मकल आपने बनाया, लेकिन उन्हीं 3 अक्षरों को आपने जब मिलाया, ठीक ढंग से मिलाया, सार्थक योग किया उसका, तो एक सार्थक शब्द निकल के हमारे सामने आया, जिसे हम कहें कि कमल। और कमल का अर्थ होता ही है पुष्प। तो आपको ये, आपने क्या समझा? ये शब्द विचार है। शब्द विचार हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है। अब हम शब्दों के बारे में और जानेंगे कि यानी कि ये शब्द और किस किस प्रकार से बनते हैं। यानी कि आप जब पढ़ेंगे आगे तो एक चीज़ पढ़ेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है।
हम क्या पढ़ेंगे अब, जो शब्द हैं उनके भेद क्या क्या है, यानी कि शब्द का वर्गीकरण हम देखेंगे, शब्दों के भेद। एक मिनट। हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे हुआ, यानी कि शब्द के भेद कितने हैं, शब्द किन किन प्रकार के होते हैं, ये भी जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद पढ़ेंगे, और ये शब्द भेद किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से इनके भेद हैं, शब्दों के भेद किस कौन कौन से हैं, हम ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला तो हमारे शब्द जो होते हैं ना, शब्द प्रयोग के आधार पे हम देखते हैं। प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द देखते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, सार्थक। ये शब्द कैसे हैं, ये सार्थक शब्द हैं। और दूसरा क्या है, निरर्थक। ठीक है, दूसरा निरर्थक। पहला तो हो गया सार्थक और दूसरा निरर्थक हो गया, यानी कि दो प्रकार हैं। ठीक, ये हम जब देखते हैं कि शब्द का भेद है, यानी कि शब्द, पहले हम क्या देखते हैं, पहले प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। प्रयोग के आधार पे हमें मिलता है कि सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होता है। अब हम क्या देखेंगे कि निरर्थक शब्द, जैसा कि अर्थ से, शब्द के से ही समझ में आ जा रहा है कि जिसका कोई अर्थ ना निकले, यानी कि जो शब्द बने हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे शब्दकोश में या हमारे ब्रह्मांड में, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कुछ बाकी के जो भी शब्द हैं वो सार्थक होते हैं। तो निरर्थक का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उसका सीधा सा सामान्य सी परिभाषा हो गई उसकी कि जिसका कोई अर्थ निकलता ही ना हो। किंतु ये जो सार्थक शब्द हैं इनके भेद हैं। सार्थक शब्दों में हम देखते हैं कि सार्थक शब्दों में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रचना के आधार पे, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, यानी कि शब्दों का भेद हम देखेंगे रचना के आधार पे। फिर दूसरा वर्गीकरण क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पे। सॉरी, ये आप लोग इसको पहले ही कर लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले तो उत्पत्ति ही देखते हैं। उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है अर्थ के आधार पे। ठीक, ये हो गया अर्थ के आधार पर। और चौथे नंबर पे क्या आया, विकार के आधार पे। चौथे नंबर पे क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पे हमारा हो गया, रचना के आधार पे हो गया, अर्थ के आधार पे हो गया, और चौथा वर्गीकरण जो है विकार के आधार पे। ये क्या है, शब्द के भेद हैं। हम इन सभी आधारों पे हम शब्दों का पर विचार करेंगे कि ये जो इतने प्रकार दिए हुए हैं, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, विकार के आधार पे, तो ये शब्द होते कैसे कैसे हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे आते हैं। तो पहले नंबर पे उत्पत्ति के आधार पे हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे भी शब्द कितने हैं, शब्द के कई भेद हैं, जिसमें हम जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं कि शब्द कैसे कैसे होते हैं। एक तत्सम होता है, तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, दूसरा तद्भव। तीसरा हो गया देशज, देशज और
दूसरा विदेशज, और पांचवा हो गया संकर शब्द। ये क्या है? ये उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं, इनका भेद 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं कि ये उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द हैं, शब्द भेद हैं, ये कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार के शब्द आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसी तरह अब हम रचना के आधार पे भी देख लेंगे। रचना के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं? रचना के आधार पे शब्दों का 3 वर्ग किया जाता है, जिसमें आप सभी जानते होंगे ऋण शब्द। पहले नंबर पे क्या आता है? ऋण आता है। दूसरे नंबर पे यौगिक शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, और जो तीसरा वर्गीकरण है ये योग ऋण शब्द आते हैं। ठीक, ये हो गया योग ऋण शब्द। अब इसके बाद ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पे। हम आगे जब कक्षा बढ़ाएंगे तो हम इसको देखेंगे एक एक करके, इन सभी का अलग अलग फिर से वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से शब्द ऐसे आते हैं जो तद्भव हैं, तत्सम हैं, और ऋण, यौगिक, योग ऋण, ये किसको कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पे भी शब्दों के कई भेद हैं। सबसे पहला भेद है एकार्थी। ये क्या है? एकार्थी, यानी कि एकार्थी हो गया। दूसरा है अनेकार्थी। दूसरा क्या होगा? अनेकार्थी। ये सारे शब्दों के भेद हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। पर्यायवाची तो आप लोग खूब रट रट के याद करते होंगे। ये किसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है? अर्थ के आधार पे। और एक और वर्गीकरण इसका होता है, एक और भेद है विपरीतार्थ। विपरीतार्थ, आप इसको विलोम शब्द भी कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ये हो गए हमारे उत्पत्ति के आधार पे भेद, और रचना के आधार पे 3 भेद, अर्थ के आधार पे 4 भेद हो गए। अब बचता है विकार के आधार पे। तो हम विकार के आधार पे भी इसका वर्गीकरण यहाँ देख लेते हैं। आप डायग्राम यहाँ देख लेंगे, निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो विकार के आधार पे है ना, विकार के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी। पहला क्या होता है? विकारी शब्द, विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। दूसरा अविकारी शब्द होता है। हम ऊपर का रफ कर दे रहे हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, हम शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं, शब्दों के भेद देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, विकार के आधार पे। अब विकार के आधार पे देख रहे हैं। विकार यानी कि विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, जैसे संज्ञा। अविकारी यानी कि जिसमें विकार ना हो, विकारी शब्द यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो सके। तो ये आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, और क्या आता है? और आता है हमारा विशेषण। विशेषण हो गया। उसके बाद हमारी क्रिया हो गई। क्रिया में भी विकार उत्पन्न होता है, इसलिए ये क्या है? ये सारे विकारी शब्द के भेद हैं। यानी कि संज्ञा शब्द जो होंगे उसमें भी विकार हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सबों में विकार उत्पन्न होते हैं। फिर आते हैं अविकारी शब्दों पे। तो अविकारी के भी भेद होते हैं। अविकारी के भी कई सारे भेद हैं, जिसे हम कहते हैं, इसको आप लोग यहाँ से देखेंगे, क्रिया विशेषण। पहला भेद क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये शब्द कैसे हैं? ये अविकारी शब्द हैं, इसमें विकार नहीं उत्पन्न होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, और क्या होते हैं? और तीसरा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक।
क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। और एक चौथा भेद और आता है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये क्या है? ये हमारे अविकारी जो शब्द क्या विकार के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है उसमें यानी कि दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, संबंध बोधक वाले, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे अविकारी होते हैं, जिसमें किसी प्रकार से विकार नहीं होता है। और विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जितने भी हमारे भेद हैं ना वर्गों के, इन भेदों के यानी कि जो शब्द हैं वो कैसे, किसे हम कहते हैं, किस प्रकार के वो शब्द होते हैं। जैसे कि आपने उत्पत्ति के आधार पे देखा, उत्पत्ति के आधार पे आपने देखा कि तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधा सीधा हिंदी में प्रवेश करता है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में सीधा सीधा प्रवेश करता है या हिंदी में ले लिया गया है, यानी संस्कृत के जो शब्द संस्कृत से हिंदी में सीधे यानी कि उसी रूप में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो तत्सम शब्द हैं। आ जाते हैं या आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक शब्द है अग्नि। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। हम तद्भव की भी परिभाषा यही देख लेंगे कि तद्भव शब्द कैसे होते हैं। तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, जो थोड़े परिवर्तित रूप में यानी थोड़े बिगड़े हुए रूप में हमारे हिंदी में अपनाए गए हैं। हिंदी में जब वो आते हैं तो उनका जो रूप बिगड़ जाता है, जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, जब ये हिंदी में सीधे इसी रूप में प्रवेश लिया, यानी कि हम हिंदी में भी जब बात करते हैं अग्नि की तो इसे अग्नि ही कहते हैं। किंतु जब हम इसका तद्भव रूप देखते हैं तो तद्भव में हम क्या कहते हैं कि आग कहते हैं। ठीक ऐसे ही हस्त हो गया। हस्त क्या है? हस्त तत्सम शब्द है। हस्त तत्सम शब्द है और इसी हस्त को हम क्या कहेंगे? जब ये तद्भव में आएगा तो इसे हम कहेंगे हाथ। ये हो गए हमारे तद्भव और तत्सम के उदाहरण। वैसे ही अब हम देखते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं शब्दकोश में जिनका कोई व्याकरणिक सूत्र नहीं है, जिनका कोई व्याकरणिक संरचना नहीं है, उनकी कोई परिभाषा नहीं है, किंतु हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनका प्रयोग खूब होता है। यानी कि वो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जो भाषा का रूप बदलता आ रहा है उसी भाषा में वो अपने मनुष्यों के द्वारा बोलने के लिए, आसानी के लिए वो गढ़ लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा। लोटा शब्द क्या है? इसका कोई व्याकरणिक परिभाषा नहीं है, व्याकरणिक या वैज्ञानिक कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लोटा। ये क्या हो गया? लोटा। ऐसे ही और भी कुछ शब्द देखेंगे जो देशज के होते हैं। देशज के पगड़ी, लोटा, पगड़ी, ये शब्द जो होते हैं ये सब कैसे हैं? ये हमारे देसी भाषा के शब्द हैं, यानी कि देशज शब्द हैं। ये हमारे शब्दकोश में ऐसे ही लोगों के प्रयोग द्वारा गढ़ लिए गए हैं अपने आसानी के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए। जैसे फटाफट, इन सब शब्द क्या हैं? ये फटाफट हम किसे कहते हैं? फटाफट का मतलब जल्दी जल्दी करना। लोटा आप लोग पानी पीने के लिए एक ऐसे पात्र का नाम हम लोग रख लिए जिसका हम प्रयोग पानी पीने के लिए करते हैं। वैसे ही पगड़ी हो गया। पगड़ी यानी कि जो सिर पे बांधने के लिए हम अंगोछे या फिर साफे का प्रयोग करते हैं, उसे हम पगड़ी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। वहीं हम विदेशज शब्द देखते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे अपने संस्कृत भाषा या तद्भव के रूप नहीं है, देशज नहीं है, वो विदेशों से आए हुए हैं। यानी कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे व्यापारी लोग, बहुत सारे आक्रमणकारी लोग आए विभिन्न देशों से,
भारत में आए तो वो अपने साथ क्या लाए, अपने साथ अपनी भाषा और अपनी संस्कृति भी लाए। तो जब उनकी भाषा, वो यहाँ जब रहने लगे तो हम उनकी भाषा को सीखने लगे, वो हमारी भाषा को सीखने लगे। तो उनकी भाषाओं से जो हमारे हिंदी शब्दकोश में शामिल कर लिए गए शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, चीनी हो गया, अंग्रेजी के शब्द हो गए जो उसी रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं स्कूल, ऑफिस, पेन, तो ये सब शब्द क्या हैं, ये शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं। अलमारी कहते हैं, कालीन बोलते हैं। तो ये सब शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द हैं। जब आप इन सारे शब्दों का अलग से एक जो क्लास होगा उनमें ये सारे शब्दों के बारे में अलग से उनका विभाजन पढ़ाया जाएगा। एक एक शब्दों पे विचार करके उदाहरण के सहित, परिभाषा के सहित आपको समझाया जाएगा। तो आप लोगों को यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कक्षा बहुत पसंद आई होगी और आपने ये शब्दों का जो वर्गीकरण है, जो भेद है, उसको अच्छे से समझ लिया होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। और नहीं भी हुआ हो तो आप इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे जिस भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और जिनमें हिंदी, लगभग भारत की सभी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं होती हैं, प्री मेंस कुछ भी हो, तो उसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य पेपर के रूप में रखा जाता है। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में उसमें प्रश्न आते हैं। तो ये ग्रामर, हमारे जो हिंदी भाषा का ग्रामर है, व्याकरण है, उससे प्रश्न बनते हैं। तो ये कक्षा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए, उन सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और आप सभी इसको बार बार देखिए और इसको लाइक करिए। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं, और कोई आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम जब मिलेंगे तो ये सारे जितने भी वर्गीकरण हैं, जितने भी भेद हैं, हम उनके बारे में एक एक करके आपको सब कुछ समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।